नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं, इस समय हम लगातार पर्यावरण जैसे विषय को पढ़ रहे हैं ताकि हम यूपी टेट और सुपर टेट और सीटेट जैसे परीक्षा में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। यहाँ पर एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जिन छात्रों ने या जिन साथियों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है वे लोग क्या करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा हुआ है वे लोग क्या करेंगे, इस क्लास को देखने के बाद पहली क्लास को ज़रूर देख लेंगे। चलिए आइए बात करते हैं, सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। अब जैसा कि बात करते हैं, पिछली क्लास में हमने देखा हुआ था पर्यावरण के अर्थ के बारे में, पर्यावरण के परिभाषा के बारे में, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था पर्यावरण के घटक के बारे में। और पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं। एक तो पहले घटक के बारे में बात करते हैं, तो पहला घटक कौन सा हो जाता है, प्राकृतिक घटक हो जाता है। और दूसरा घटक कौन सा हो जाता है, मानव निर्मित घटक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है या ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण के कितने घटक हैं, तो आप बताइएगा पर्यावरण के दो घटक होते हैं। कौन कौन से दो घटक होते हैं, एक तो पहले घटक के बारे में बात करते हैं तो प्राकृतिक घटक, और दूसरे घटक के बारे में बात करते हैं तो दूसरा घटक कौन सा है, मानव निर्मित घटक है। फिर बात करते हैं प्राकृतिक घटक को भी क्या दो भागों में बांटा गया है क्या, तो अब बता दीजिएगा। बिल्कुल, प्राकृतिक घटक को भी दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि बात करते हैं जैविक घटक के बारे में और दूसरी बात करते हैं अजैविक घटक के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक घटक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो जैविक घटक के रूप में और दूसरा अगर देखा जाए तो अजैविक घटक के रूप में। जैविक घटक को अगर देखा जाए, दोस्तों, तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अंग्रेजी में, तो इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और इसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अगर हम जैविक घटक को सजीव कह दें तो क्या कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अजैविक घटक को अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स कह देते हैं तो क्या कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जैविक घटक के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी जिसमें जीवन होता है वे सारे जैविक घटक में आते हैं, या जिनमें जीवन होता है वे सारे जैविक घटक में आते हैं। और जिनमें जीवन नहीं होता है या ऐसे पदार्थ जिनमें जीवन नहीं होता है वे किस में आते हैं, अजैविक घटक में आते हैं। जैसा कि बात करते हैं स्थल की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, मृदा यानी मिट्टी की बात करते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़, सब कुछ अगर देखा जाए जिसमें जीवन नहीं होता है वे सारे अजैविक घटक में आएंगे, या कह सकते हैं निर्जीव में आएंगे या निर्जीव पदार्थ में आएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में। वैसे हमने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार रिवीजन करवा दूँ आपको, ताकि अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आज मैं चित्र के माध्यम से भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो पर्यावरण के चार क्षेत्र होते हैं। तो पर्यावरण के कितने क्षेत्र हैं, तो पर्यावरण के चार क्षेत्र हैं। वे चार क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो पहले क्षेत्र की बात करते हैं तो स्थल मंडल है, और दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं तो जल मंडल है, और तीसरे क्षेत्र की बात करते हैं तो वायुमंडल है, और चौथे क्षेत्र की बात करते हैं तो जैव मंडल है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरण के कितने क्षेत्र हैं, तो आप बता दीजिएगा पर्यावरण के चार क्षेत्र हैं। वे कौन कौन से क्षेत्र हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण के कितने घटक हैं, तो आप बता दीजिएगा पर्यावरण के दो घटक हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। वे कौन कौन से हैं, एक तो प्राकृतिक घटक है और दूसरा अगर देखा जाए तो मानव निर्मित घटक है। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक घटक कितने प्रकार के होते हैं या प्राकृतिक घटक कितने होते हैं, तो आप बता दीजिएगा प्राकृतिक घटक दो होते हैं, एक जैविक घटक होता है, दूसरा अजैविक घटक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, स्थल मंडल के बारे में और जल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में और जैव मंडल के बारे में। एक बार यहाँ थोड़ा से देख लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी आगे। देखिए, जैसा कि बात करते हैं स्थल मंडल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। जल मंडल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के जो जलाशय होते हैं वे सारे जल मंडल के अंतर्गत आते हैं, या इन सभी का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, जल मंडल कहलाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो महासागरों की बात की जाती है,
नदियों की बात की जाती है, झीलों की बात करते हैं या भूमिगत जलों की बात करते हैं, तो ये सारे जो जल हैं वे सारे जलमंडल के अंतर्गत आएंगे। वायुमंडल के बारे में अगर देखा जाए तो इस पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद हैं जिन्हें वायुमंडल के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि बात करते हैं गैसों की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो इन सभी गैसों के मिश्रण को क्या कहा गया है? वायुमंडल कहा गया है, या इन सभी गैसों को किसके अंतर्गत रखा गया है? वायुमंडल के अंतर्गत रखा गया है। अब बात कर लेते हैं जलमंडल के बारे में। तो जलमंडल का मतलब हो जाता है जहाँ पर स्थल भी मिले, जहाँ पर जल भी मिले और जहाँ पर तीनों मिले। स्थल की बात करते हैं, जल की बात करते हैं और वायु की बात करते हैं, तो वह क्षेत्र जहाँ पर स्थल जल वायु तीनों मिलेंगे उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? जलमंडल कहा जाएगा। और जलमंडल वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जीवन संभव है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा से जलमंडल में एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है, और आपको एक पॉइंट और मिल जाए। देखिए, जैसा कि बात करते हैं जलमंडल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो 71% जल मौजूद है। तो पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो 71% जल मौजूद है जो कि जलमंडल के अंतर्गत ही आता है। और अगर देखा जाए 29% के बारे में बात करते हैं 29% के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो लैंड मौजूद है जहां हम सभी लोग या पेड़ पौधे पशु पक्षी रहते हैं। वो 29% जो लैंड मौजूद है यहीं पर हमारा जीवन होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इन सब चीज़ों को एक बार हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, स्थल मंडल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, घाटी आदि पाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, आपको जल्दी और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अपने दिमाग में ये इमेज सेट कर लीजिए। देखिए, स्थल मंडल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप देखें कि क्या केवल यहाँ पर जहाँ पर्वत की बात करते हैं, पठार की बात करते हैं, मैदान की बात करते हैं, तो क्या केवल यहाँ पर जीवन संभव है? क्या यहाँ पर केवल व्यक्ति जीवन जी सकता है? तो नहीं जी सकता है। केवल पर्वत, पठार, मैदान में व्यक्ति जीवन अपना यापन नहीं कर सकता है, ना ही कोई जीव जंतु यहाँ पर रह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं जलमंडल के बारे में बात करते हैं। तो जलमंडल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया विभिन्न प्रकार के जो जलाशय होते हैं वे जलमंडल का निर्माण करते हैं। जैसे नदियों के बारे में बताया था, सागर, समुद्र, झील, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो जलमंडल के अंतर्गत आएंगे, या इन सारी चीज़ों को जलमंडल के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि बात करते हैं वायुमंडल के बारे में बात करते हैं, तो वायुमंडल में भी अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वे वायुमंडल के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि बात करते हैं नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, आदि जो गैसें हैं वे वायुमंडल के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जलमंडल के बारे में बात करते हैं। तो हमने आपको बताया है जलमंडल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो स्थल की भी बात की जाती है, जल की भी बात की जाती है, वायु की भी बात की जाती है। जहाँ पर स्थल, जल, वायु तीनों मिलेंगे, जहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो जहाँ पर अगर देखा जाए तो वाटर यानी पानी, अर्थ यानी कि पृथ्वी की बात करते हैं, जिसे लिथोस्फीयर कहा गया। देखो, इसको अंग्रेजी में समझ लीजिए। देखिए, जो जलमंडल होता है ना, इसे बायोस्फीयर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है। और यहाँ पर हाइड्रो स्फीयर का मिलना भी जरूरी है, यानी कि वाटर का भी मिलना जरूरी है। लिथोस्फीयर की बात करते हैं, अर्थ का भी मिलना जरूरी है। एटमॉस्फेयर के बारे में देखा जाए तो एयर यानी कि हवा को भी मिलना जरूरी है। जहाँ पर तीनों मिलते हैं वहीं पर क्या है? जीवन संभव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाथी है, जेब्रा है, सुअर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ें मिलेंगी। देखिए, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बिल्कुल जल अकेले में क्या हो सकता है कि जीव जंतु रह सकते हैं। देखिए, जल में ऑक्सीजन भी जरूरी है, जल में ऑक्सीजन का रहना भी जरूरी है, यानी कि वायु का भी मिलना जरूरी है, तभी जल में क्या हो सकते हैं? जीव रह सकते हैं, ठीक है। तो हर वो जगह जहाँ पर मानव जीवन रहता है या जहाँ पर मानव रहते हैं वहाँ पर वो क्षेत्र क्या कहलाता है? जलमंडल का क्षेत्र कहलाता है या बायोस्फीयर का क्षेत्र कहलाता है। जहाँ पर पेड़ पौधे पशु पक्षी रहते हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है, या कह सकते हैं जलमंडल का क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, हम सभी लोग इस पृथ्वी पर जहाँ पर भी अगर देखा जाए लोग रहते हैं या पेड़ पौधे पशु पक्षी रहते हैं, जहाँ पर भी ये तीनों चीज़ें मिलेंगी वो सारा क्षेत्र क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर कहलाएगा या जलमंडल कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा।
मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी जैवमंडल के बारे में जो हमने आपको समझाया है, और साथ ही साथ जो हमने आपको वायुमंडल के बारे में बताया, जलमंडल और स्थल मंडल के बारे में भी जो हमने आपको बताया, मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में जो हमने आपको समझाया है वो पूरी तरीके से हो सकता है क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को क्लियर है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि यस सर, आप जो हमें समझाए हैं वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, देखिए बहुत ही बेहतर तरीके से हमने आपको समझा दिया। मुझे नहीं लगता कि अब आपके कोई प्रश्न गलत हो सकता है या कहीं से कोई प्रश्न आपका गलत हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, वो भी चित्र के माध्यम से। तो मैंने आपको बताया कि पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, तो पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र कितने होते हैं, तो पर्यावरण के 4 क्षेत्र होते हैं। वे 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। ठीक, आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, जैसा कि बात करते हैं पारिस्थितिकी के बारे में या पारितंत्र के बारे में या पारिस्थितिक के बारे में बात करते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करते हैं या पारितंत्र के बारे में बात करते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण की उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ मिलकर क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, या जिसमें वे रहते हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है या पारितंत्र कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा परिभाषा की ओर, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण की उन भौतिक, यानी कि पर्यावरण में जो भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं पर्यावरण में, और रासायनिक कारकों के साथ क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, या उस जिसमें रहते हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है या पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। देखिए पारिस्थितिकी किसे कहा जाता है? देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके अध्ययन को, पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। यानी कि अगर देखा जाए, इसे देखा जाए तो अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इकोलॉजी कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर एक और बात समझिएगा। देखिए अभी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझाने वाला हूँ, कहीं जाइएगा नहीं, चीज़ों को समझिएगा। देखिए अगर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के बारे में या पारिस्थितिकी के बारे में पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था, तो ध्यान रखिएगा 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग या पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में A.G. टांसले ने किया था। किसने किया था? A.G. टांसले ने किया था। ध्यान रखिएगा, A.G. टांसले ने क्या किया था 1935 में, सबसे पहले A.G. टांसले ने क्या किया था। देखो लिखने में थोड़ा मत जाइएगा, सुनने को ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है, या अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए अगर पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात करते हैं, पारिस्थितिक, ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र की बात करते हैं, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया था, तो 1935 में किया था। किसने किया था? A.G. टांसले ने किया था। तो ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो A.G. टांसले ने किया था। और कब किया था? 1935 में किया था। इसके बाद हमने आपको बताया कि पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको मान लो हटा देते हैं मात्रा। पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है, यानी कि इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो अर्नेस्ट हीकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हीकल ने किया था। ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट हीकल का नेम ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया था? अर्नेस्ट हीकल ने क्या किया था? पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था, अर्नेस्ट हीकल ने। और अगर इकोसिस्टम की बात करते हैं, देखें
जो पारिस्थितिक तंत्र है इसे अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था सर सबसे पहले? तो एजी टांसले ने किया था। कब किया था? 1935 में किया था। और इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी जिसे हिंदी में पारिस्थितिकी कहा जाता है, तो इकोलॉजी शब्द यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नेस्ट हीकल ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों लोगों का नेम याद रखिएगा। एजी टांसले ने किसका किया था प्रयोग सर्वप्रथम? पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम। और इकोलॉजी, इकोलॉजी किसे कहा जाता है? जब पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है तो उसे इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहा जाता है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था अर्नेस्ट हेकल ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट हेकल ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपने जो हम समझाया, आपने हमें जो समझाया बिल्कुल क्लियर है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो प्रकृति की क्या होती है? क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। और दूसरी बात करते हैं यह स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखते चलिएगा। या एक बार फिर से देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक तो छोटा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। दूसरी बात करते हैं यह प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। तो यह प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। तीसरी बात करते हैं यह कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे स्वच्छ जल का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो अलग होता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, यानी कि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है। वन यानी जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है। तो ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र सब अलग अलग भी हो सकते हैं या वर्गीकृत इन्हीं किया जा सकता है। जैसे जल में जो रहने वाले जीव जंतु होंगे उनका जल का पारिस्थितिकी तंत्र होगा, समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु होंगे उनका अलग पारिस्थितिकी तंत्र होगा, और वन में रहने वाले जीव जंतु जो होंगे उनका अपना वन का पारिस्थितिकी तंत्र होगा, और मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु जो होंगे वो मरुस्थलीय पारितंत्र होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको क्या बताया, एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाना चाहूँगा और आपको एक लाइन में बिल्कुल सारांश के रूप में आपको याद करवाना चाहूँगा, या बिल्कुल एक लाइन में मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था 1935 में। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है यानी कि इकोसिस्टम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है, यानी कि इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हीकल ने किया था। फिर हमने आपको समझाने का प्रयास किया पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। फिर हमने आपको समझाने का प्रयास किया पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। संपूर्ण जानकारी हमने सोचा कि आपको दे दूं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो इकोसिस्टम होता है वो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। अब पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे तालाब की बात करते हैं, तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा वो छोटा होगा, लेकिन झील की बात करते हैं तो बड़ा होगा। और भी बड़ा अगर देखा जाए तो समुद्र का पारितंत्र होगा, वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब दूसरी बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र अगर देखा जाए तो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। अब देखिए, स्थायी की बात करते हैं, जैसे तालाब की बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं, झील की बात करते हैं, वन की बात करते हैं, एक क्या है? स्थायी पारितंत्र है, अगर पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर अस्थायी की बात करते हैं, जैसे मछली आपके घर में जो एक्वाकल्चर होता है, एक्वाकल्चर जो होता है उसमें अगर आप रखते हैं तो वो क्या हो गया? अस्थायी हो गया। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अस्थायी भी हो गया, ये भी कह सकते हैं, या इसे एक तरीके से जो हम स्थायी कहते हैं इसे प्राकृतिक भी कह सकते हैं, और जो एक्वाकल्चर है उसे हम एक कृत्रिम भी कह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, फिर हमने आपको बताया कि यह कई छोटी छोटी इकाइयों में भी इसे वर्गीकृत किया जा सकता है, या इसे कई छोटी छोटी इकाइयों में भी वर्गीकृत किया जा सकता है पारिस्थितिकी तंत्र को। जैसे स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है,
समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है और मरुस्थल का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होता है। दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को मेरी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यस सर, आपने हमें जो समझाया वो बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आइए बात करते हैं यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में। अब आइए बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में, अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है तो आप लोगों को देखने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो हम अगली क्लास में चलते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ।